औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के साथ हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मेरे अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हम चैप्टर नंबर 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द फाइलम नीमाटोडा। फाइलम नीमाटोडा के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो जो मुझे लगती है वो ये है कि ये ऑर्गेनिज्म दो एंड्स के मालिक हैं। जाहिर है एक एंड होना चाहिए ओरल एंड, जिसमें उसकी ओरल कैविटी प्रेजेंट होनी चाहिए, एंड अदर एंड शुड बी द एनल एंड, जिसमें एनस प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन इनका इंटीरियर पोस्टीरियर एंड इतने ज़्यादा आपस में मिलते जुलते हैं कि आप इनके ओरल एंड को और एनल एंड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दूसरी मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में ये हमारे स्टूडेंट्स के दीज आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिजम्स। कहा जाता है कि हर 5 में से 4 ऑर्गेनिज्म इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। So to salute their huge reproducibility, we should study their other features as well. So let's move to the whiteboard. Welcome my dear zoologists. हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलम नीमाटोडा और हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके डायग्नोस्टिक करैक्टर। आपको पता है वो वाला करैक्टर जो इस पर्टिकुलर फाइलम की पहचान है, जिससे मैं इसको पहचान सकता हूँ, और दैट वेरी करैक्टर इज कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक करैक्टर। तो जैसे मैंने आपसे अभी इंट्रोडक्शन में बोला था कि दीज ऑर्गेनिजम्स हैव गॉट व्हाट द पॉइंटेड एंड्स। नीमाटोड का मतलब ही होता है ऑर्गेनिजम्स हैविंग पॉइंटेड एंड्स, उन्हें हम नाम क्या देंगे, नीमाटोड्स। ज़ाहिर है जब मैं उसके पॉइंटेड एंड की बात करूंगा तो उसका एक एंटीरियर एंड होगा, राइट, और जाहिर है एक उसका पोस्टीरियर एंड होगा। आमतौर पे ऐसा होता है कि एंटीरियर एंड चौड़ा होता है और पोस्टीरियर एंड नैरो होता है। लेकिन नीमाटोड्स की बड़ी यूनिक सी फीचर ये है कि इनके एंटीरियर एंड में और पोस्टीरियर एंड में देयर इज नो ऑब्वियस डिफरेंस। ठीक है, कोई बड़ा वाज़ेह सा फर्क नहीं है इन दोनों के अंदर, पर्टिकुलरली ऑन द बेसिस ऑफ morphology, and study of appearance is called as morphology. तो there is no morphological difference. तो फिर आमतौर पे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसका एंटीरियर एंड कौन सा तो पोस्टीरियर एंड कौन सा है। तो नॉर्मली इसका यही होगा कि जिस तरफ ऑर्गेनिज्म मूव करना शुरू करेगा डेफिनेटली इट शुड बी एंटीरियर एंड, बिकॉज कि इसमें ही चाहे रूडिमेंट्री सही, छोटे सही, लेकिन उसके सेंसरी ऑर्गन्स होंगे। तो जिस तरफ एनिमल मूव कर रहा है वो एंटीरियर एंड, तो जाहिर है एबोरल एंड विल बी द इनर एंड। नाउ वी वांट टू सी इट्स एवोल्यूशनरी स्टेटस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि आपको पता है कि जो हम एवोल्यूशन के मानने वाले लोग हैं, हमारा ये मानना था कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई, कॉम्प्लेक्स हुई और मोर एफिशिएंट हुई। तो उस सारी की सारी एवोल्यूशनरी कैस्केड को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेलुलरिटी। तो यू नो वेरी वेल कि हमारे पास फाइलम प्रोटोक्टिस्टा के ऑनवर्ड जितने भी ऑर्गेनिज्म थे दे वर मल्टी सेलुलर। तो वी कैन सिंपली राइट इट एज as far as cellularity is concerned, these organisms are multicellular or simply multicellular। और अगर आप लोग इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो क्या इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं? नहीं। तो आंसर इज यस, tissues are existing in these organisms, therefore these organisms are called as eumetazoans। तो अगर मैं इनकी ज़ुआ नेचर को देखूं तो these are basically eumetazoans and they have developed what? Definitely tissues. So we must write tissue. Good. Tissues does exist in these organisms, right? And then we want to see the symmetry. Symmetry का मतलब है तरतीब, कि इन ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन्स की अरेंजमेंट क्या है। तो हमें पता चलेगा कि जब हम लोगों ने फाइलम नाइडेरिया को बाय बाय कहा था और हम लोग एंटर हो गए थे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर, तो हम लोगों को नजर आई थी क्या, बायलैटरल सिमेट्री। मैंने आपको बोला था कि इस पर्टिकुलर फाइलम प्लेटी से आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ऑल बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो इससे ऑनवर्ड आपने हमेशा याद रखना है कि their symmetry is bilateral symmetry, bilateral
symmetry. Right. So these organisms can be divided into two equal halves from just one plane. And now we want to see the layers. Definitely these organisms were triploblastic. And whenever we say triploblastic, तो इसका मतलब मेरे पास ये है कि these organisms have got 3 layers. And you know very well, 3 layers means ectoderm, mesoderm and endoderm. And if you look at the stomes, mean to say कि ये ऑर्गेनिज्म, आपको याद है कि लेक्चर लिया था ड्यूट्रोस्टोम्स और प्रोटेरोस्टोम्स के बारे में, तो अंडरस्टैंड करना है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म ड्यूट्रोस्टोम या प्रोटोस्टोम्स हैं. तो आंसर इज दीज ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटोस्टोम्स. दीज ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटोस्टोम्स. इट मीन्स कि इनका जो पहला पोर बनेगा, प्रोटो मीन्स पहला, स्टोम मीन्स माउथ, तो जो पहला ही सुराख बनेगा वही क्या बनेगा, माउथ. और आपको ये वाली बात भी याद है कि इनका जो पहला सुराख था वो कहाँ बना था, ब्लास्टुला स्टेज पे. इट मीन्स देयर ब्लास्टोपोर इज द माउथ. ठीक है. देन वी वांट टू स्टडी द नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ सिलोम. तो आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि सिलोम इज द बॉडी कैविटी. Now we want to see the nature of body cavity of these organisms. तो हमें पता चलता है कि इन ऑर्गेनिज्म की सिलोम ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है. और अगर ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, तो आंसर इज, हम इसे नाम देते हैं सूडोसिलोम. नेम ऑफ द सिलोम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज सूडोसिलोम. And whenever we say pseudo, it means false. Right. अब सवाल ये है, आपको याद होगा कि हमने आखिर से फॉल्स क्यों बोला था, बिकॉज के इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के सिलोम के बाहर हकीकी तौर पे मीजोडर्मल लाइनिंग नहीं है. और अगर हम इसके ओरिजिन को फाइंड करना चाहें कि ये कहां से डेवलप हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि दीज पर्टिकुलर सूडोसिलोम दे डेवलप फ्रॉम, कहां से डेवलप हुई, फ्रॉम द ब्लास्टोसील. अब ब्लास्टोसील क्या बला है, आपको याद होगा कि ब्लास्टुला के अंदर एक कैविटी थी, उस पर्टिकुलर कैविटी का नाम क्या है, ब्लास्टोसील. तो जब ब्लास्टोसील ही बॉडी कैविटी बन जाए और उसके बाहर हमारे पास मेसोडर्म की लाइनिंग ना हो, तो हम लोग इसे क्या नाम देंगे, सूडोसिलोम. सो दिस पर्टिकुलर सूडोसिलोम इज ब्लास्टोसील इन ओरिजिन. एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लास्टोसील और द सूडोसिलोम. तो मैंने आपको ये बताना है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास मेसोडर्मल सेल्स तो नहीं है, तो इसी जगह पर क्या है, स्पेसिफिक किस्म के सेल्स जिन्हें हम नाम देते हैं क्या, वैक्यूलेटेड सेल्स. जैसे प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, वैसे ही यहाँ पे वैक्यूलेटेड सेल्स हैं. और आप जरा इमेजिन करें मुगल दौर में बनने वाली बिल्डिंग्स को. राइट. आपने देखा कि इन सारे बिल्डिंग्स के अंदर आप लोगों को आर्चेस या कमान नजर आती. ये जो आर्चेस या कमान है ये बड़े स्ट्रॉन्ग एक फोर्स देती है जिसके ऊपर हम पूरी बिल्डिंग का वेट डाल सकते हैं. इस पर्टिकुलर केस में जो ईंटें हैं अब एक दूसरे के अंदर फंस जाएंगी. राइट. उनका जो नीचे वाला डायमीटर है वो नैरो है, ऊपर वाला डायमीटर ज्यादा है, तो ये एक सर्कल सा बना लेंगी और इतनी स्ट्रांगली फंसेंगी कि पूरी बिल्डिंग का वेट उठा लेंगी. कुछ ऐसी ही आर्किटेक्चर, कुछ ऐसी इंजीनियरिंग ये वाले वैक्यूलेटेड सेल्स भी यूज करते हैं कि जब ये वाले टर्जिड सेल्स एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं तो वो एक आर्क बना लेते हैं. मैथमेटिक्स में आप ग्रेड 10 में पढ़ के आए होंगे कि आर्च क्या होती है, एक कॉस. राइट. तो उस पर्टिकुलर कॉस को या आर्च को हम यहां पर भी यूज करें. व्हेन डिफरेंट आर्चेस कंबाइन टुगेदर दे गिव राइज टू अ बिगर सर्कल, समथिंग लाइक इट. अगर मेरे पास ये एक आर्च है, ये दूसरी आर्च है, ये तीसरी आर्च है, ये चौथी आर्च है, पांचवी आर्च है, तो ये आर्चेज आपस में मिल रही हैं और आपस में मिल के एक बहुत बड़ा सर्कल बना सकती. तो सेम इज द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलोम कि इसके अंदर मेरे पास वैक्यूलेटेड सेल्स हैं. ये जब आपस में मिलेंगे तो दे विल गिव राइज टू अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ स्केलेटन एंड दैट वेरी स्केलेटन इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. और यही इसका रोल भी है कि दिस पर्टिकुलर कैविटी is in fact providing it a hydrostatic skeleton. Right. तो ये
बिल्कुल डिफरेंट चीज है। कहां से? मेसोडर्म से। देयरफॉर हम इसे क्या नाम देते हैं? सूडोसिलोम। दोबारा से इस टॉपिक को रिकैप कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए कि पहली बात है सूडोसिलोम क्यों है, बिकॉज कि इसके बाद मेसोडर्म लेयर नहीं है। नंबर 2, इसके सेल्स मेसोडर्मल सेल से डिफरेंट है। और नंबर 3, ओरिजिन में भी ये मेसोडर्मल सेल से नहीं बनी। तो इन 3 डिफरेंसेस की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं हमारे स्टूडेंट्स? नथिंग अदर देन सूडोसिलोम। एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज पर्टेनिंग टू द साइज। Yes, my dear students, size, again there is a great diversity, variation, variety नजर आती है हम लोगों को इनके साइज के अंदर। आप लोगों को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर आप लोगों को ऐसे ऑर्गेनिज्म भी नजर आ सकते हैं कि जिनका साइज 40 फीट तक हो सकता है। आपको याद है या आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं सिंगल बार लगाऊं तो ये फीट का साइन होता है, तो 40 फीट लंबा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है मोरलेस। और जैसे नंबर की बात करूं, सो दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स दे आर वेरी न्यूमरस। बहुत सारे न्यूमरस ऑर्गेनिज्म है ये, और मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में बताया था कि इनका नंबर हर 5 में से 4 ऑर्गेनिज्म क्या है? नीमाटोड्स हैं। सो no other species or phylum can compete them in terms of their number, right? And now we want to discuss about their digestive system. पहली दफा इस पर्टिकुलर ग्रुप में हम लोगों ने सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया इनटू ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमने सैक को क्या कहा था? बोरी, राइट? और जो बोरी है उसका एक ही मुंह होता है। हम उस बोरी में उसी जगह से चावल डालते हैं, उसी जगह चावल निकाल लेते हैं, राइट? इसका मतलब ये होगा कि इट इज समथिंग लाइक इट। ये एक सैक, इट इज समथिंग लाइक इट, राइट? और इस पर्टिकुलर बोरी का एक ही मुंह है। मैं इसी में से चावल या राइस डाल रहा हूं और इसी में से मैं चावल या राइस को निकाल भी रहा हूं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पर्टिकुलर सैक के दरमियान में एक इनकम्प्लीट पार्टीशन कर दूं, समथिंग लाइक इट, लुक एट दिस, कि मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं टू पार्टीशन, समथिंग लाइक इट, ऐसे, राइट? और उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर ट्यूब को खोल दूं तो इसके 2 एंड्स बन जाएंगे। जब इसके 2 एंड बनेंगे तो जाहिर है एक एंड ये वाला है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक इट। अब मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं कि अगर ये वाला एंड इस तरफ मूव कर जाए और ये वाला एंड अगर इस तरफ मूव कर जाए तो फिर जाहिर है ये पहली स्टेज में कुछ इस तरह अपीयर होगा और फाइनली ये एक लंबी सी ट्यूब बन जाएगी, राइट? तो इस तरीके से पहली दफा फाइलम नीमाटोड्स के अंदर सैक लाइक डीएस एक ट्यूब लाइक डीएस में इवॉल्व हो गया। सो जो आज आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक नहीं है बल्कि ट्यूब लाइक है, तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू दीज ऑर्गेनिज्म कि जिन्होंने एवोल्यूशन में आप लोगों के लिए, आप लोगों का असर तकवीम के लेवल तक पहुंचाने के सफर में इन ऑर्गेनिज्म की एक बहुत बड़ी एवोल्यूशनरी जॉइंट लीप थी कि उन्होंने सैक लाइक डीएस को ट्यूब लाइक डीएस में कन्वर्ट कर दिया। नॉट ओनली दिस, बल्कि फर्स्ट टाइम आप लोगों को इनके अंदर क्या नजर आए? मसल्स नजर आए, और इन मसल्स की मदद से जो फूड थी वो कहां गई? जाहिर है उसने ट्रेवल किया फ्रॉम द माउथ, और आहिस्ता आहिस्ता पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते 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 डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुजरते हुए अल्टीमेटली जो वेस्ट था उसको एनल रूट से बाहर निकाल दिया गया। So we should be thankful to these very creatures if evolution has, you can say, taken place। तो इन ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन में और सैक लाइक डीएस को ट्यूब लाइक डीएस में कन्वर्ट करने में एक बहुत की रोल था। अगर आप देखें तो इनके अंदर आप लोगों को डिवीजन ऑफ लेबर नजर आती है डीएस में। व्हेनेवर वी से डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ जोन्स को मुख्तलिफ काम दे दिए गए। फॉर एग्जाम्पल,
जो इसका सबसे इंटीरियर पार्ट था, it was tactile in nature. Whenever we say tactile, it means it can detect the presence of its food. Right? फिर इसके अलावा इनके पास भी ऐसे एडेसिव सकर्स मौजूद थे जिसकी मदद से ये अपने आप को कई चीज से चिपका सकते थे। फिर हमें ऐसा फेरिस नजर आया that was basically muscular, that can literally suck in the things. Right? और उसके बाद जाहिर है अगर इन लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम प्रोड्यूस करने वाले सेल्स ना होते या इवॉल्व ना होते तो इतनी वेरियस टाइप की फूड को कैसे एब्जॉर्ब करते। तो इन ऑर्गेनिज्म के पास ये भी नजर आते हैं हम लोगों को, और वो सारे के सारे फीचर जो एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी थे वो भी हमें नजर आ रहे हैं। सो दे हैव प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड की रोल इन एवोल्यूशन ऑफ व्हाट डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग, and that very concept is called as excretory system. So now again look at this organism. आपको इस organism में नजर आ रहा है कि there is a highly evolved what excretory system. Whenever we say highly evolved, इसका मतलब ये है कि अब ये वाला respiratory system as compared to the individual existing cells of what? Platyhelminthes. उस platyhelminthes में आपको याद है कौन से cells थे? या फ्लेम सेल्स। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आप लोगों को एक प्रॉपर इवॉल्व्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नजर आ रहा है, और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो प्रॉपर हमारे पास दो लेटरल का मतलब होता है साइड्स पे पाई जाने वाली क्या प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स, और ये वाली एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स एंटीरियर एंड से कंबाइन है, और इनका पीछे वाले एंड पे एक ही ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटोपोर। तो इस एक्सक्रीटोपोर से अपने वेस्ट को बॉडी में से बाहर निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए तो एवोल्यूशन में बहरहाल दे आर नॉट मच एडवांस इन टर्म्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। देन वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। लुक एट दिस, मैंने यहां पे सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, एंड दैट वेरी वर्ड इज सेफलाइजेशन। Whenever we use the term cephalic, it means head region. लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में, तो हमने वर्ड यूज किया था सेफलाइजेशन। मीन टू से कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर अब हमें एक जगह पर इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे, प्लस वहां से सेंसरी ऑर्गन्स डेवलप हुए। अगर मैं इन ऑर्गेनिज्म को पीछे वाले फाइलम से कंपेयर करूं तो इनकी सेफलाइजेशन मींस हेड बनाने की जो एबिलिटी है या सेंस ऑर्गन बनाने की एबिलिटी है, ये किसी तौर से भी हमें फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस से ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रही, राइट। लेकिन हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर बहरहाल एक बेहतरी जरूर आई, वो ये माय डियर स्टूडेंट्स कि लुक एट दिस कि इन्होंने अपने इंटीरियर रीजन में एक सर्कुलर नर्व की रिंग बनाई। यू कैन से इट इज अ सेफेलिक मॉडिफिकेशन, लेकिन इस पर्टिकुलर सर्कुलर रिंग से फिर मेरे पास एक डॉर्सल, लुक एट दिस, एक डॉर्सल, फिर इस सर्कुलर रिंग से मेरे पास एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकली, प्लस दो लेटरल, दो साइडों पे नर्व कॉर्ड निकली, और इसकी वजह से इनमें डेवलप हो गई फिर क्या, कॉम्बिस्टल नर्व्स, जिसने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डेफिनेटली हमारे न्यूरॉन्स का एक केबल, एक जाल बिछा दिया। सो दिस वेरी ऑर्गेनिज्म it is much more tactile, is much more sensitive to touch, it is much more sensitive to environmental changes as compared to of course the platyhelminthes। और फिर आपको ये वाली बात भी पता है कि उनमें से जो मोस्ट ऑर्गेनिज्म थे उनको नर्वस सिस्टम में इवॉल्व होने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके पास उन्होंने तो रहना था एज ए पैरासाइट, लेकिन इनमें से बहुत से ऑर्गेनिज्म क्या है, फ्री लिविंग है। सो वंस दे हैव डिसाइडेड कि we should live independently, we should exist independently, तो they should have a very good information from their surrounding। तो इस पर्पस के लिए उन्होंने अपने नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा कर लिया, इवॉल्व कर लिया। प्लस आई नो दे डोंट हैव ईयर्स, दे डोंट हैव आईज, दे डोंट हैव दिस एंड दैट, बट अल्लाह ताला ने इनको जिस चीज़ से नवाजा है वो इसके केमोसेंसरी सेल्स हैं। दोज आर बेसिकली लाइंग एट द टॉप, एट द इंटीरियर मोस्ट एंड ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। और ये जो सेंस ऑर्गन्स है डेफिनेटली दे आर स्पेशलाइज्ड टू फाइंड देयर होस्ट, दे आर स्पेशलाइज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ देयर फूड, राइट। तो ये भाई को एक एडवांटेज हासिल है।
Now we want to see the next concept and that is the respiratory system and circulatory system. अगर मैं बात करूं respiratory system की तो my dear students, look at this. Their surface is wet. Look at the number of blood capillaries in their skin, marvelous. It means they don't have very specific respiratory system, but they can absorb oxygen and CO2 directly from the environment. It means that they have got the specialized skin to carry out the process of exchange of gases. तो इस पर्टिकुलर चीज में हम लोगों को बहुत एडवांसमेंट नजर नहीं आ रही है. सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमें कोई खास किस्म का हार्ट का नजर नहीं आ रहा है, लेकिन these organisms they are very thin, they are not that much you can say multicellular and they can absorb oxygen directly from the cells and diffusion will play its role. इस लिहाज से यहाँ पे बेसिक सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एडवांस नजर नहीं आता है, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म में कि जो क्या है पैरासाइट है. आपकी बुक को फॉलो कर रहे हैं और अब हम चलते चलते पहुंचे आप लोगों की बुक के नेक्स्ट टॉपिक पे और उसका नाम क्या है, चलते चलते मीन्स लोकोमोशन. सो हम बात करेंगे लोकोमोशन की. आप लोगों की बुक के अगर पैटर्न को मैं फॉलो करूं तो मुझे आपको ये बताना है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन. कोई लोकोमोशन है, कोई पाँव नहीं है, राइट, कोई फ्लिपर नहीं है, कोई ओर नहीं है इनके पास. येट दे कैन मूव नॉट ओनली इन द एनवायरमेंट बट ऑल्सो इनसाइड द होस्ट. ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि नेचर ने इनको 4 बैंड ऑफ मसल दिए हैं, ठीक है. उनमें से 2 डोर्सल साइड पर हैं, लेकिन साइड पे प्रेजेंट है. यू कैन से पोजीशन ऑफ दीज थिंग्स. अगर मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एक बैंड ऑफ मसल डोर्सल साइड पे है, ये उसकी मिड लाइन है, और दूसरा बैंड ऑफ मसल भी डोर्सल साइड पर है. इट मीन्स कि डोर्सल साइड पे 2 मसल हैं, तो हम इसे बोलते हैं डोर्सोलेटरल पेयर ऑफ मसल. सिमिलरली अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म की वेंट्रल साइड ड्रॉ करूं, तो यहां पे भी मुझे ऐसा ही नजर आता है कि यहां पर भी एक मसल वेंट्रल साइड पे साइड पर है और दूसरा भी वेंट्रल साइड पे साइड पर है, दरमियान में नहीं है. सो दे हैव गॉट 2 dorsolateral band of muscles and 2 ventrolateral band of muscle. इसी मैं बोलता हूं कि साइड्स पढ़ना सीखें. डॉर्सो का मतलब ऊपर वाली, और अगर मैं लिखता मिड डॉर्सल इसका मतलब है कि ये वाला मसल दरमियान में होता, लेकिन मैंने क्या बोला है डॉर्सोलेटरल, डॉर्सल साइड पे साइडों पर और वेंट्रल साइड पे साइडों पर. इस तरीके से अगर मैं इसका सेक्शन कट करूं माय डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिज्म का, तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ मसल्स या क्या कहते हैं बैंड ऑफ मसल कुछ इस तरह की है. लुक एट दिस कि एक बैंड ऑफ मसल यहाँ है, एक बैंड ऑफ मसल यहाँ है. सिमिलरली एक बैंड ऑफ मसल मेरे पास यहाँ है और एक बैंड ऑफ मसल मेरे पास यहाँ है. तो चूंकि यहाँ पे लेटरल पोजीशन पे 2 क्या है डोर्सोलेटरल और 2 कौन से हैं वेंट्रोलेटरल मसल्स, और इस वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये या तो अपवर्ड मूव कर सकता है, राइट, और या ये वाला ऑर्गेनिज्म डाउनवर्ड मूव कर सकता है. ये वाला ऑर्गेनिज्म दाएं और बाएं मूव नहीं कर सकता. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये वाला ऑर्गेनिज्म अप एंड डाउन मूव कर सकता है, राइट लेफ्ट मूव नहीं कर सकता, राइट. नाउ वी वांट टू सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिप्रोडक्शन. हाउ दिस ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस? तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, दे कैन रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड डेफिनेटली व्हेन वी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट मींस कि these organisms they have got testes and ovaries and they give rise to definitely sperms and eggs, and when these 2 things combine together they give rise to nothing other than zygote. और अब ये जो मेरे पास zygote है ये डायरेक्टली किस में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, बल्कि यहाँ पे डेवलपमेंट है. इट इज बेसिकली इनडायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है. और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आपको याद होगा, आपको बिल्कुल मैंने बताया था कि दीज ऑर्गेनिज्म ऑलवेज इन्वॉल्व द यू कैन से इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट अ लार्वी. तो अगर लार्वी बन रहे होंगे तो डेवलपमेंट कैसी है इनडायरेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लार्वी बेसिकली क्या है, एक ईटिंग मशीन है. इट्स फंक्शन इज
टू ईट एंड ईट, और जब वो काफी ज्यादा खा पी लेगा तो काफी ज्यादा खाने पीने के बाद इट विल स्टोर दैट मच सफिशिएंट एनर्जी, तो फिर उस एनर्जी को ये इस्तेमाल करेगा और अगली डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्रॉस करते हुए इवेंचुअली एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एंड नाउ लास्ट टॉपिक एज पर योर बुक, वो ये है कि व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस मेरे पास ये है कि ये ऑर्गेनिज्म दुनिया में दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से एक को हम कह सकते हैं कि दे आर ऑफ कोर्स फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अदर वन आर नथिंग अदर देन पैरासाइट। तो अदर ऑर्गेनिजम्स कैन बी द पैरासाइट्स। तो बेसिकली आज हम जो ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं या जिसको स्टडी करने वाले हैं वो इनकी पैरासाइटेबिलिटी है। वन ऑफ द वेरी कॉमन पैरासाइट इज एस्केरिस, राइट, एंड यू नो दिस पर्टिकुलर एस्केरिस, आम ज़बान में हम लोग मुलब कह रहे होते हैं, यू नो, वेरी डेंजरस। और अगर मैं इस एस्केरिस के बारे में आपको ये वाली बात बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और अगर मैं आपको ये वाली बात बताऊं कि ये आप लोगों के पेट में पाए जाते हैं और जिस ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होंगे उसकी टमी बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड होगी, बट दैट वेरी ऑर्गेनिज्म will be merasmic. Whenever we say the term merasmic, it means it is suffering from what? Atrophy or dystrophy of the muscles. कमजोर सा नहीफ सा बच्चा होगा लेकिन सारा जोर उसका पेट पर होगा, तो डेफिनेटली उसका जोर पेट पर नहीं है, बेसिकली उसके टमी में फुल, उसकी टमी जो इज फुल ऑफ डेफिनेटली नथिंग अदर देन एस्केरिस। अब एस्केरिस के बारे में जो सबसे ज़्यादा गलत बात है या खतरनाक बात वो ये हमारे स्टूडेंट के, समटाइम दीज ऑर्गेनिजम्स दे मूव out through your oral cavity. Normally तो ये एनल रूट से बाहर निकलते हैं बॉडी में से, लेकिन बाज़ औक़ात ये हमारे ओरल वे से भी बाहर आ जाते हैं, और समटाइम अगर हम कभी रेस्टिंग फेज में हो, सोए हुए हो, खासतौर पर बच्चों में, तो ये हमारे नेज़ल चैम्बर में से गुजरते हुए नोज में से भी बाहर आ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक बात जो है वो ये है कि समटाइम अगर एक बच्चा सोया हुआ है तो ये उसके ओरल रूट से निकलकर, अगर उसे कोई और वे ना मिल रहा हो बाहर निकलने का, तो ये हमारे ट्रेकिया में चले जाते हैं, और उस ट्रेकिया में जाने की वजह से ज़ाहिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और इस छोटे से बेबी की एस्फिक्सियल डेथ हो जाएगी। व्हेनेवर वी से द टर्म एस्फिक्सिया, इट मीन्स डेथ ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। सो दीज आर वेरी डेंजरस ऑर्गेनिज्म, लिटरली दीज आर वेरी डेंजरस ऑर्गेनिजम्स। और इसको बॉडी में से अगर पता चले कि ऐसा काम हो रहा है तो एज सुन एज पॉसिबल हमें कोई ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए जो जल्दी से इन ऑर्गेनिजम्स को वाइप ऑफ कर दे फ्रॉम द बॉडी। दिस आर लिटरली वेरी डेंजरस। सो एस्केरिस के बारे में हुई बहुत सारी बातें, हम बात कर रहे हैं जीनस की, एंड दैट वेरी जीनस इज रेप्टाइटस। इट इज बेसिकली अ जीनस। दिस इज अ जीनस रेप्टाइटस. इट हैज गॉट many organisms. Those are basically parasites. One of the very known example is a pinworm. और अगर आप लोग pinworm की बात करें तो its name is Enterobius vermicularis. Enterobius, आपको ये नाम याद रखना है my dear students, स्पेल आपने याद रखनी है। एंट्रो, आपको मैंने बहुत दफ़ा बोला कि जब भी मैं टर्म यूज़ करता हूँ एंट्रो, इसका मतलब है कि आपका ताल्लुक इस वक्त इंटेस्टाइन के साथ है। मैंने कई दफ़ा बताया एंटेरिक फीवर, इंटेस्टिनल फीवर को बोलते हैं, टाइफाइड दूसरा नाम भी है। सो एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, व्हेनेवर वी से वर्मी, इसका मतलब है कि ये किसी कीड़े जैसा है। एंट्रोबियस, ये ज़ाहिर है ही कीड़ा, राउंड वर्म है, ये दोनों एंड्स पॉइंटेड है, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो मैंने नाम रख दिया इसका एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। अब ये जो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है, इसे हम पिनवर्म इसलिए बोलते हैं कि ये आमतौर पे ज़ाहिर है जॉइंट तो मेरी बॉडी में होंगे बाय मींस ऑफ ओरोफिकल ट्रांसमिशन, और ओरोफिकल ट्रांसमिशन में जाने के बाद दे विल डेफिनेटली इन्वेड द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये बड़े एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। लेकिन जब इनको अपने आप को इन्फेस्टेशन के प्रोसेस से गुजारना है, मीन इसे इन्फेक्शन फैलानी है टू अदर ऑर्गेनिज्म, तो आमतौर पर ये जाके क्या करते हैं कि ये रेक्टम के अंदर जाके रहना शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पर जब रात होती है तो इसकी जो फीमेल है ये हमारे रेक्टम से, हमारे एनस से बाहर आकर क्या करती है, अंडे दे देती है, और वो जो अंडे हैं दे आर वेरी मच इची,
और जब ये वाला बच्चा उस पर्टिकुलर जोन में खारिश करता है तो ये वाले जो एग्स हैं ये उसके नाखून में, उसके नेल्स में फंस जाते हैं, उसके हाथों को खराब कर देते हैं। और अगर ये वाला बच्चा सुबह उठ के बगैर हाथ वगैरह धोए या प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक कंडीशंस को फॉलो किए बगैर अगर किसी दूसरे बच्चे से हाथ मिलाएगा और वो वाला दूसरा बच्चा भी माशाल्लाह उतना ही साफ है, उन्हीं गंदे हाथों से कोई फूड खा लेगा, तो जाहिर अब ये वाले एग उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाएंगे जिसमें पहले नहीं थे। तो दिस इज अ वे ऑफ इन्फेस्टेशन और ट्रांसमिशन। दिस वेरी ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज ओरोफिकल ट्रांसमिशन बिकॉज फीकल पॉइंट से ये निकली और हाथों के जरिए दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंच गई। दिस इज कॉल्ड एज ओरोफिकल ट्रांसमिशन। अब इसकी जो बुरी चीज है वो ये है कि रात में चूंकि ये ऑर्गेनिज्म बाहर निकलती है अंडे देने के लिए, तो ये बच्चे को रात को सोने नहीं देती, बार बार बच्चा जो है वो अपने एनल पॉइंट के ऊपर खारिश कर रहा होता है। तो उस लिहाज से उसको इंसोम्निया मींस रात को नींद ना आने की बीमारी लग सकती है, खारिश होती रहती है उसको बहुत ज्यादा, ये भी एक और प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से बच्चा चाहे वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा भी हो सकता है। Now we want to move to the another very lethal organism, and that very lethal organism is called as hookworm. तो what is your next job? वो ये है कि आप इस पर्टिकुलर hookworm का साइंटिफिक नेम याद रखें। तो इसका साइंटिफिक नेम है that is called as Ancylostoma duodenale एनसाइलोस्टोमा ड्यूडोनेल। ठीक है, आप लोग नेल भी याद रखते ताकि आपको याद रहे, अदरवाइज जस्ट ड्यूडोनेल, राइट। सो एनसाइलोस्टोमा इट इज नॉट टी, इट इज एल। आई मस्ट करेक्ट इट अगेन फॉर यू। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडोनेल नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म आप लोगों के ड्यूडेनम में हुक्स के साथ चिपका रहता है। हुकवर्म के नाम इसलिए लिखा है बिकॉज आपको इसकी हुक्स के बारे में पता चल जाए, और दूसरी बात ये है कि ये आपकी ड्यूडेनम में पाया जाता है, इसलिए मैं इसे नाम दे रहा हूं ड्यूडोनेल। सो दिस पर्टिकुलर एनसाइलोस्टोमा ड्यूडोनेल इज अ पैरासाइट ऑफ योर ड्यूडेनम। अब ये करता क्या है, हमने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि ये एक बहुत डेंजरस ऑर्गेनिज्म है, और साथ में लिखा है व्हाई, राइट। उसको मैंने आंसर आपको दिया है अभी कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जब आप लोगों की विलाई के साथ चिपकेगा तो ये आपकी विलाई को खाना शुरू कर देगा, और उस पर्टिकुलर बस्टिंग की वजह से बहुत सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है ऑर्गेनिज्म की। और जाहिर है हम कैसे पहचानेंगे कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये वाला जो बच्चा है, ये वाला जो बड़ा है, इस ऑर्गेनिज्म के जो स्टूल होगा इट विल बी ब्लडी। अगर किसी बंदे के स्टूल में ब्लड आ रहा है तो इसका पर्पस ये हो सकता है, या इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि या तो ये पर्सन टीबी से सफर कर रहा है, इंटरसेलुलर टीबी से सफर कर रहा है, और या फिर इसके अंदर कोई ना कोई एंडोपैरासाइट समथिंग लाइक एंटमीबा हिस्टोलाइटिका और दिस वेरी नोटोरियस व्हाट एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। तो ब्लड का आना ये बहुत खतरनाक हो सकता है बिकॉज के खास तौर पे अगर ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों को है तो ये वाले बच्चे बहुत सीवियर अनीमिया का शिकार हो सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज अनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन द बॉडी। और आपको पता है कि ब्लड का रोल क्या, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। तो ये वाले बच्चे फिर किसी हद तक फिजिकल रिटार्डेशन का शिकार भी हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज देयर अकरेंस, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके लिए मेरे पास आंसर स्टूडेंट्स ये है कि ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रेजेंट इन एशिया, and then North Africa, and last but not the least in Europe. So America is blessed in this sense कि अमेरिकन सॉइल में ये प्रेजेंट नहीं होते। आगे कुछ बातें मैंने ऐसी भी लिखी हैं जो डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स हैं, और उनको मैंने इसलिए सेपरेटली इस पर्टिकुलर एरिया में रखा। इस पर्टिकुलर एरिया में लुक एट दिस, इट इज नॉट फ्रॉम योर बुक। I just want to inculcate few more things so that you may find the importance of this group in your mind. One of the very famous disorder in the world is filaria, and that is usually present in Africa. It is not present in Pakistan. And if you look at this particular disease, तो ये इसको ट्रांसमिट करने की जो कॉज है वो क्या है? मॉस्किटोज। एंड यू कैन से कि दिस इज अ सिस्टर डिजीज ऑफ मलेरिया, राइट। लेकिन मलेरिया में तो आपको पता है कि एक प्रोटॉक्टिस जिम्मेदार था, लेकिन फिलेरिया में एक नीमाटोड इज द यू कैन से
नोटोरियस एजेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और डिजीज की जो कि अफ्रीका में ही पाई जाती है, और इस केस में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ज़्यादा दरिया के पास, वो एक नीमाटोड का शिकार हो जाते हैं, और ये नीमाटोड जाके उन ऑर्गेनिज्म की आंखों को अंधा कर देता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द आईज ऑफ दोज पर्टिकुलर विक्टिम्स, राइट। उन बदनसीबों की आंखों को ये खास किस्म का नीलापन देते हैं जो इनफैक्ट उनको ब्लाइंड कर देता है। फिर इसके अलावा ये जो नीमाटोड्स हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर गुड बट फ्यू ऑफ देम आर वेरी बैड, जिनमें कि आपको पता है कि नॉट ओनली दे आर कॉजिंग डिजीजेस इन, यू कैन से, मैन एंड एनिमल, दे आर आल्सो कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो बड़े डेंजरस प्लांट यू कैन से पैरासाइट्स नाम रखा हुआ है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज अ रूट नॉट यू कैन से नीमाटोड्स। तो ये उनकी रूट्स में रहते हैं, ये रूट्स को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनके अंदर जाकर उनकी फूड को खा लेते हैं। सो जाहिर है अगर सारी फूड इनको मिल जाएगी तो बेचारा प्लांट क्या खाएगा, तो प्लांट्स अल्टीमेटली डेथ का शिकार हो जाते हैं। एंड अदर वन आर कॉल्ड एज अ सिस्ट नेमाटोड्स, दे आर अगेन प्रेजेंट इन, यू कैन से, प्लांट बॉडीज। और आप लोगों को इस डायग्राम में नजर आ रहा है, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको इन ऑर्गेनिज्म की सरफेस के ऊपर बनी हुई सिस्ट्स नजर आ रही हैं। तो डेफिनेटली दीज वेरी स्मॉल क्रिएचर्स, दे आर वेरी एक्सीलेंट, यू कैन यूटिलाइजर ऑफ द रिसोर्सेज। तो जितने भी प्लांट के रिसोर्सेज थे वो सारे तो सारे ये खा जाएंगे, तो फिर प्लांट बेचारा बीमार ही रहेगा। अब हम एक और ऑर्गेनिज्म को ट्रिब्यूट पेश करना जा रहे हैं, जब डेफिनेटली आपकी बुक का पार्ट नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लेकिन मेरी विश है कि आप एक थिंकिंग ब्रेन और एक ऐसा ब्रेन जो और क्रेव रखता हो, तलब रखता हो नॉलेज की, वो आपके पास होना चाहिए। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक, तो मैंने कहा मुझे अपने स्टूडेंट्स से जरूर शेयर करनी चाहिए। वो बात ये है कि व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन रिसर्च। तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है सी एलिगेंस। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बड़ा कमाल ऑर्गेनिज्म है। हमने इसके बारे में बड़ी यूनिक बातें पता की हुई है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक किस्म की क्लीवेज पढ़ी थी, उसका नाम था मेरे पास डिटर्मिनेट क्लीवेज। वेन एवर वी से द टर्म डिटर्मिनेट, इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर जाइगोट से बनने वाले ब्लास्टोमियर्स से क्या क्या, कब और कैसे कैसे बनता है, ये हमें सारा पता होता है। उस क्लीवेज से क्या बनेगा, किस तरह बनेगा, कब बनेगा, ये सारा हमें पता है। और इस चीज के बारे में, इस डिटर्मिनेट क्लीवेज के बारे में हमें सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च करने का मौका मिला, दैट वाज बेसिकली सी एलिगेंस, राइट। इसके अलावा सी एलिगेंस के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि कौन कौन सी नर्व कहाँ कहाँ पहुंची हुई है। हमें नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल से पता चला। फिर इसके अलावा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम लोगों ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत रिसर्च की। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हमने जब रिसर्च की तो हमें पता चला कि ये नीमाटोड्स तो हमारे बहुत अच्छे रिसर्च स्पेसिमन भी बन सकते हैं, और हमने इनको रिसर्च स्पेसिमन बनाया भी। और अब हम बात करते हैं आखिरी, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने डिस्कस किया कि इकोलॉजी में ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड साबित हो सकते हैं, और हमारी कोई सॉइल ऐसी नहीं है जहां पर ये प्रेजेंट नहीं होते। दे आर वेरी वेरी एक्सीलेंट रिसाइकलर ऑफ द नेचर। और इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस एप्पल को देखें, दैट इज बेसिकली अंडरगोइंग व्हाट, रॉटिंग। रॉटिंग का मतलब है गलना, सड़ना। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रॉटिंग एग में तकरीबन 90,000 क्या प्रेजेंट है, नीमाटोड्स प्रेजेंट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा नीमाटोड्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं इन रिसाइकलिंग ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द नेचर। फिर इसके अलावा बहुत से जो नीमाटोड्स हैं, दे आर आल्सो प्रेजेंट, लुक एट दिस इमेज, आपको नजर आएगा, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द टॉप सॉइल। दे आर इन बिलियंस लिटरली स्पीकिंग, कि इतनी ज्यादा नीमाटोड्स हमारी टॉप सॉइल में प्रेजेंट हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर फ्रेंड्स ऑफ अस, बट फ्यू ऑफ देम आर नॉट फ्रेंड ऑफ अस। तो कहने का मकसद मेरे पास ये स्टूडेंट्स कि these are the information those are present in your book। दिल तो ये कर रहा है कि आप लोगों से इसके बारे में बहुत सी बातें की जाएं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादातर बातें आपकी बुक में से ही करूं और आपको उस प्रेमिसेस के अंदर ही रखूं। लेकिन आदत से मजबूर हूं, कभी कभी आपसे थोड़ी अच्छी बातें बुक के अलावा भी कर ली जाती हैं। बेयर इट, और उससे कभी एग्जाम में मत लिखिएगा। एग्जाम में सिर्फ वो बात लिखिएगा जो आपकी बुक में गिवन है। एक्स्ट्रा बातें सिर्फ ये जो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, सिर्फ आप लोगों को एक बेहतर थिंकिंग ब्रेन देने के लिए बात आपसे की जाती हैं। आई होप यू विल बियर इट। और इस दुआ के साथ क्या ताला आप लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके अपने गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प फरमाए, और इस ख्वाहिश के साथ कि आप अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, और जब कभी नमाज पढ़ें तो हमारे लिए भी ज़रूर दुआ करें। मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त, और आपसे किसी नए फाइल के साथ मुलाकात करेंगे। टिल दैट टाइम, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।